चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो आज पूरा का पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर? इकोसिस्टम के ऊपर रहेगा। ये इकोसिस्टम जो वनडे एग्जाम को कवर करता हो, स्टेट पीएससी प्री और मेंस के जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बारे में आज मैं कराने वाला हूं इस वाईटी सेशन में डिस्कशन। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं शुरुआत इस इकोसिस्टम की। कहानी को हम बढ़ाते हैं यहां से आगे की तरफ, यहां से हम लेकर चलते हैं। सो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण आंदोलनों की बात करते हैं। सो महत्वपूर्ण आंदोलनों में कुछ आंदोलन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सो पहला आंदोलन आपके सामने रहा, ये मेरे ख्याल से नाम सभी लोगों ने सुना होगा और सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो क्या इसके बारे में जानना है वो बातें मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो सारी बातें आपको पता है। चलेगा, हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर? चिपको आंदोलन के ऊपर हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा चिपको आंदोलन, क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में। पर्यावरण संरक्षण या पेड़ पौधों को कटाई से बचाने के लिए कहां पर यह शुरुआत किया गया था? कोमायू हिल्स, कोमायू पहाड़ियों पर एक चामोली जो जिला जो है वहां पर, यहां पर लोगों ने पेड़ पौधों से चिपक कर उन्हें कटाई से यहां पर बचाया था। तो इसे बोला जाता है क्या? यह कहलाता है आपका चिपको आंदोलन, यहां पर कहलाता है। कहां पर शुरुआत हुई थी? उत्तराखंड में यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो महत्वपूर्ण आंदोलनों में पहला आंदोलन कौन सा आपको देखने को मिलेगा? यहां पर चिपको आंदोलन। स्थान का नाम भी लिखा है। तो ये बातें बस आपको याद रखनी है काम काम की, और बाकी तो केवल भाषा है। सो भाषा इसमें आप जोड़ सकते हैं अपनी बनाकर। सो गोपेश्वर स्थान, चामोली जिला, उत्तराखंड। इसमें एक बात और लिख लेना, कुमायूं हिल्स, कुमायूं पहाड़ी। कुमायूं हिल्स या कुमायूं पहाड़ी। यह है क्या? यह है आपका चिपको आंदोलन। तो ऐसे आज ढेर सारे आंदोलन देख लें महत्वपूर्ण, हमें यहां पर दिवस भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा आंदोलन देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको, एपिको आंदोलन। दिख रहा आपको? एपिको, ये रहा। तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर कहां पर? दक्षिण भारत में, विशेषकर कर्नाटका, यहां पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का नाम रखा गया एपिको। नाम भी इसका वही था, चिपको जो हम बोल रहे थे पेड़ पौधों को कटाई से बचाने के लिए। तो हमने यहां पर शुरुआत कहां पर की? एपिको। तो जो एपिको जो आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन की तर्ज पर, चिपको कहां पर स्टार्ट हुआ था? तो उत्तर भारत में, और ये दक्षिण भारत में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत में कौन सा? एपिको आंदोलन की यहां पर शुरुआत हुई। यहां पर एक किरदार जुड़े हुए हैं, इनका नाम याद रखेंगे, पांडुरंग हेंगरे। पांडुरंग हेंगरे। आ रही कुछ बात समझ में? तो पांडुरंग हेंगरे के नेतृत्व में ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका नाम क्या रखा गया? इस आंदोलन का नाम था एपिको आंदोलन। ये भी पेड़ पौधों को कटाई से बचाने के लिए शुरुआत इसकी की गई थी दक्षिण भारत में, विशेषकर कहां पे? कर्नाटक, है ना, विशेषकर कहां पे? कर्नाटक में। तो इस आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो यह है आपका एपिको आंदोलन। अब इसके अलावा देखो, उल्टा क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार क्वेश्चन इनके ऊपर बन जाएगा, पांडुरंग हेंगरे के बारे में बताना रहेगा, तो फिर उनको हम इससे जोड़ देंगे, क्योंकि इसका नेतृत्व भी इन्हीं ने किया था। किसने? पांडुरंग हेंगरे साहब ने किया था। अगला देखो आंदोलन, हाँ जी ये काम का देखो, एक और बात करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जुड़ा हुआ कहां से है? ये जुड़ा हुआ है सरदार सरोवर डैम से जुड़ा हुआ है, सरदार सरोवर बांध से जुड़ा हुआ है। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहां से? सरदार सरोवर बांध।
सरदार सरोवर डैम से जुड़ा हुआ है कौन सा नर्मदा बचाओ आंदोलन? इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, मेरे ख्याल से आपको नाम पता होना चाहिए, बाबा आमटे। बाबा आमटे के द्वारा इस आंदोलन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये था क्या, जो सरदार सरोवर डैम है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी आप पढ़ते ही होंगे। तो ये बांध की क्या हो रही थी, ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा था। तो बांध की जो ऊंचाई यहां पर बढ़ाई जा रही थी, तो बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में बाबा आमटे ने क्या की थी, इस आंदोलन की शुरुआत यहां पर की थी। कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब तो ये नहीं रहे, इस आंदोलन को वर्तमान समय में दो लोग मिलकर चला रहे हैं। एक हैं मेधा पाटकर, तो वर्तमान समय में ये इस आंदोलन को कैरीड आउट कर रही हैं या इसको चला रही हैं, ये जो आंदोलन है। तो अब आप देख लो इसको, अरुंधति राय भी हैं और मेघा पाटकर, दो लोग मिलकर इसे चला रही हैं। तो बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किसमें, तो अब बाबा आमटे ने यहां पे शुरुआत इसकी की थी। ये लिखा बाबा आमटे का नाम, वर्तमान समय में अरुंधति राय और मेधा पाटकर। अरुंधति राय और मेधा पाटकर का तो फोटो भी लगा हुआ है। ये इस आंदोलन को चला रही है, मगर शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, शुरुआत बाबा आमटे ने की थी। अब वो नहीं है, तो ये दोनों लोग मिलकर इसको आगे की तरफ ले जा रही हैं। उसका रीजन ये था कि बांध की ऊंचाई बढ़ रही थी, तो पीछे वाला एरिया वो डूब की कगार में आएगा। तो जो प्रवासी लोग जो थे, उनके लिए ये आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दरअसल बांध का ये यही था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सरदार सरोवर बांध के ऊपर यहां पर था। हालांकि सरकार ने जो प्रतिस्थापित लोग जो हुए हैं, उन्हें जमीन भी दी, पट्टे पर जमीन दी थी। अब बांध तो जरूरी है, क्यों, क्योंकि सिंचाई का मुख्य साधन ही है, सिंचाई हो चाहे बिजली हो। इसलिए जब यहां पर शुरुआत हुई थी किसकी, गवर्नमेंट आई थी 14 में, तो जैसे गवर्नमेंट 14 में नहीं बनी थी, सबसे पहले बांध की ऊंचाई को ही यहां पर बढ़ाया गया था, क्योंकि बांध की ऊंचाई बढ़ने से जल धारण की क्षमता यहां पर बढ़ जाएगी। दोनों एक ही आंदोलन है, पूजा स्थान का केवल अंतर है। अगला, अगला देखो, योजना या आंदोलन वन्य जीव गोद लो। गोद लो मतलब समझ रहे आ रहा है, ऐसा गोद लो स्कीम। गोद लो स्कीम का मतलब यहां पर है कि किसी जीव के भरण पोषण के लिए आप पैसा वहां पर खर्च करेंगे। तो ऐसा मतलब कि नहीं आपने शेर गोद ले लिया, अब शेर को घर पे लाके आप बांध रहे हो, ऐसा नहीं। गोद लो का मतलब है कि जो वन्य जीव संरक्षण के लिए आप एक जो जीव है, जहां पर मान लो वाइल्ड लाइफ सफारी है या नेशनल पार्क है, उसके खाना पानी दाना के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, आपने एक जीव का क्या किया, भरण पोषण के लिए आप पैसा वहां पर दे रहे हैं। यह है क्या, वन्य जीव गोद लो योजना। तो कहां पर, मार्च 2008 में उड़ीसा में, कहां पर, नंदन कानन चिड़ियाघर से इस योजना की शुरुआत यहां पर की गई थी। तो गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि शेर को आप बांधकर घर पर ले आए, ऐसा नहीं। आपको जहां पर भी शेर है चिड़ियाघर में है या जो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसमें आपने केवल, उन्हें बोला भाई साहब इस शेर का डेली का खर्च 500 रुपए है, तो आपने बोला भाई हम इसका खर्च यहां पर देंगे, ये कहलाता है गोद लो, है ना। अगला देखो, अगला बात करते हैं पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगला आंदोलन कौन सा, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। देखो अगला आंदोलन, सर पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट को ही हम क्यों बचा रहे हैं सर, पूर्वी घाट को क्यों नहीं बचा रहे हैं, या बीच वाले जगह को ही हम क्यों नहीं बचा रहे हैं, पश्चिमी घाट को ही हम यहां पर क्यों बचा रहे हैं। पश्चिमी घाट को हम इसलिए बचा रहे हैं, आपने एक शब्द सुना हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट सुना है, मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं बात कर रहा हूं मैं, इन्वायरमेंट वाला हॉटस्पॉट की बात कर रहा हूं। क्या आपने यहां पे शब्द सुना है हॉटस्पॉट, मोबाइल वाले हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसके, इन्वायरमेंट वाले हॉटस्पॉट की बात कर रहा हूं। सुना है, हाँ सुना है बहुत सारे लोगों ने, बहुत बढ़िया, हाँ ओके,
हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं हॉट स्पॉट की। ये जो कंसेप्ट पता पहली बार किसने दिया था? एक बार पीटी में पूछा भी गया है, नॉर्मन मेयर। बात करते हैं हॉट स्पॉट का मतलब क्या कहलाता है। हॉट स्पॉट का कंसेप्ट पहली बार नॉर्मन मेयर साहब ने यहां पर दिया था, और यहां पर ये बताया था ऐसा एरिया जो कैसा हो, जो बायोडायवर्सिटी रिच एरिया हो। ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता से ज्यादा संपन्न क्षेत्र होता है, यह कहलाता है क्या? इसे बोला जाता है हॉट स्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता से यदि अपन विश्व में अपन बात करें कि मेरे ख्याल से 30 या 32 के आसपास हॉट स्पॉट यहां पर होंगे, जो नेशनल पार्क से भी बड़े एरिया हैं या बायोडायवर्सिटी से भी बड़े एरिया हैं। और ये एरिया कैसे हैं? यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। और यदि आपने पढ़ा हो, भारत में जो है 3 हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यदि आपने पढ़ा हो तो एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा? पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया। एक आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय आपको देखने को मिलेगा। और एक मेरे ख्याल से आपको आपने पढ़ा होगा श्रीलंका के आसपास, मतलब भारत श्रीलंका के बीच में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 हॉट स्पॉट हैं। अपना ये कि पश्चिमी घाट ही क्यों बचाएं, तो उसका अपन मैं रीजन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। पश्चिमी घाट हम क्यों बचाएं? क्योंकि हमारा जो मानसून है, ये देखो नीचे से सबसे पहले केरल में मानसून आता है। और यदि हम बात करें दक्षिण की, हम बात करें तो दक्षिण का ढलान कुछ इस तरीके का ढलान है। तो जब मानसून आता है सबसे पहले, तो 15 जून को बारिश यहां पर होती है। जब धीरे धीरे मानसून क्या होता है, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जाके सक्रिय होता है, और फिर मानसून क्या करता है, लौटता है। तो जाते हुए मानसून से भी वर्षा होती है, और लौटते हुए मानसून से भी क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये जो एरिया आप दक्षिण में आप देखोगे, पश्चिमी घाट वाला आप एरिया यदि आप देखेंगे, कभी कोई दक्षिण की तरफ यदि गया हो, नीलगिरी हिल्स, वहीं पे आसपास का एरिया देखोगे, यहां पर जैव विविधता काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि हैवी रेन है, बरसात पर्याप्त है यहां पर, तो वो सघन वन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत डेंस फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं को बचाने के लिए हमने आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन का नाम हमने क्या रखा? आंदोलन का हमने नाम रखा क्या? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये आंदोलन की शुरुआत यहां पर क्या, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पश्चिमी घाट की जैव विविधता को नुकसान के विरोध में यहां पीपल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पे इस आंदोलन की शुरुआत की थी। चलो कैसे भी की थी, मगर कहीं ना कहीं आंदोलन की शुरुआत तो यहां पर की थी। है ना? आपको जियो का भी टीचर हूं नहीं, मैं जियोलॉजी नहीं पढ़ाता भाई, मैं साइंस पढ़ाता हूं, बाकी वो कंसेप्ट मुझे पता है, सो मैं आपको बताता रहता हूं। अगला देखो, अगला है तराई आर्क प्रोजेक्ट। अगला आंदोलन बोल सकते हो या योजना यहां पर बोल सकते हो, तराई आर्क प्रोजेक्ट। तो यूके, यूके का मतलब यहां पे है उत्तराखंड, है ना? तो हम बात करते हैं बाघों के संरक्षण के लिए बिहार सहित तराई वाले क्षेत्रों में गलिया, हरित गलियारों का निर्माण करना, उसका मुख्य लक्ष्य यहां पर रखा गया है। इसके लिए देखो किसके द्वारा, WWF से, देखो WWF के सहयोग से हिमालय के तराई क्षेत्रों में यह योजना यहां पर शुरू की गई। बाघों का संरक्षण करना प्लस यहां पे क्या करना, बायोडायवर्सिटी को क्या करना, बढ़ाना। उसके लिए हमने क्या, किसके सहयोग से, WWF। अब ये कौन सी नई बला है, मेरे ख्याल से नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये कहलाता वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। सर ये है क्या, ये एक प्रकार का एनजीओ है, इसको आप बोल सकते हो। कैसा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि कैसा, इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय। आज 3:30 पर ज्योग्राफी की क्लास है, हाँ पता है मुझे।
हाँ, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का एनजीओ है ना। ये क्या है, एक प्रकार का एनजीओ है, वो भी कैसा, इंटरनेशनल एनजीओ है। तो ये क्या काम करता है, ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए यहां पे काम करता है। कौन सा, WWF। एक बार इसका क्वेश्चन भी बना हुआ था। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हो गई थी। और यहां पे एक क्वेश्चन और बना है, इसका जो लोगो है ना, लोगो याद रखना, इसका लोगो है जाइंट पांडा। नाम सुना होगा आपने, विशालकाय पांडा, वो क्या है, वो इसका है लोगो है। तो जाइंट पांडा इसका लोगो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप कई सोच रहे होंगे हमने जाइंट पांडा तो देखा ही नहीं। तो आपने जेम्स का यदि टीवी के ऊपर ऐड देखा हो तो एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का भालू आपको देखने को मिलेगा, सफेद और काले रंग का भालू देखा है आपने, बस उसी को ही बोला जाता है क्या, वही है जाइंट पांडा। जाइंट पांडा, आ रही बात समझ में, यही है क्या, जाइंट पांडा। और जो जाइंट पांडा जो है ये चाइना का नेशनल एनिमल है, चाइना का राष्ट्रीय पशु भी है यही जाइंट पांडा। ये मोनोफेगस होता है। मोनोफेगस का मतलब होता है पूरे जीवन भर एक ही चीज को खाना। तो ये क्या करते, ग्रीन बाम्बू को खाते हैं, हरे जो बांस जो होते हैं उसी की पत्तियां, उसी के तने को खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते पूरे जीवन भर। तो उसी को यहां पर ये खाते हैं, बॉम्बू को ये खाते हैं, कौन, जाइंट पांडा। और चाइना का ये नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, अगला शांत घाटी आंदोलन। अब ये कहां पर है, अब आपको पता होगा साइलेंट वैली जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली। ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक नेशनल पार्क कैसे बोला जाता है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सुन लो। जो शांत घाटी जो है ये केरल का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये केरल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। आ रही बात समझ में आ रही है ये। अच्छा, इस राष्ट्रीय उद्यान से एक रिवर बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर का नाम है कुंती पुजा रिवर। हिंदी वाले ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश वाले ऐसा लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है कुंती पुजा रिवर। जैव विविधता से ये भी संपन्न क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पश्चिमी घाट का ही तो भाग है जहां पर मानसूनी हवाओं से मानसून से वर्षा हो रही और अच्छी खासी वर्षा यहां पर हो रही है। तो ये है आपका कौन सा, शांत घाटी आंदोलन। अगला देखो, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की चर्चा कर लेते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ व्यक्तित्व की हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। करंट में चाहे पीटी की बात करें चाहे मीन्स की बात करें, इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये जो नाम मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हाल ही में इनका देहावसान हुआ है, हाल ही में ये खत्म हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे पीटी की हम बात करें चाहे हम मीन्स की बात करें, तो जो बहुत चर्चित व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जब वो एक्सपायर होते हैं तो कम से कम उनके सम्मान में ही सही क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना हो जाती है। नाम सुना होगा आपने, एम एस स्वामीनाथन साहब का नाम आपने यहां पर सुना होगा, सुना किसी ने, एम एस स्वामीनाथन। हाँ जी, बात करते हैं किसके बारे में, एम एस स्वामीनाथन साहब के बारे में बात करते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन, इन्हें बोला जाता है क्या, भारत में कहा जाता है इन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोला जाता है कि नहीं, एम एस स्वामीनाथन को। हाल ही में इनका देहावसान हुआ है, तो यहां पर इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा यहां पर हो जाती है। चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान स्थापित किया गया, ऐसी बातें याद रखें, पीटी में क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। तो कुछ व्यक्तित्व भी हैं जो जुड़े हुए हैं, कहां से, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन्हें ही कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और उस हरित क्रांति का जो ज्यादा प्रभाव पड़ा था ना, तो वो आपका यूपी हो गया और पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादा प्रभाव पड़ा था, जहां पर हमने गेहूं की फसल का उत्पादन काफी ज्यादा यहां पर हुआ था।
ये अगला देखो नाम सुंदरलाल बहुगुणा, यही जुड़े हुए थे किससे? चिपको आंदोलन। अगले व्यक्तित्व हैं जो जुड़े हुए हैं किससे? देखो सुंदरलाल बहुगुणा दिखाई दे रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो हैं यही जुड़े हुए थे किससे? आंदोलन से, अपना जो चलाया गया था चिपको आंदोलन। हाँ दोनों के लिए है, प्री मीन्स दोनों के लिए है। हाँ जी, ये सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा इसके अलावा ये देखो जो टेहरी बांध आपने सुना है, बताओ आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, टेहरी बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? बताओ कमेंट करके जल्दी से, टेहरी बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? टेहरी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है बताओ? बताओ टेहरी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? हाँ पहली क्रॉप ही थी ये विशाल, बहुत बढ़िया। ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है टेहरी बांध। आपने पढ़ा होगा, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, कुछ लोग गंगा बता रहे हैं। तो ये उस आंदोलन के खिलाफ भी आंदोलन, उस बांध के खिलाफ भी आंदोलन इन्हीं ने ही शुरू किया था। तो दोनों आंदोलन से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। कौन? अपने सुंदरलाल बहुगुणा साहब। अगला बात करते हैं एमएस मेहता साहब की, हम बात करते हैं। अगले चर्चित व्यक्तित्व हैं जो जुड़े हुए हैं किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। ये कौन है? एमएस मेहता साहब। अब इन्होंने यहां पे क्या काम किया? तो 1984 में एमएस मेहता साहब ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक याचिकाएं दायर की। याचिकाएं कहां पे लगाई होंगी? इन्होंने कोर्ट में लगाई होंगी। अब कोर्ट में दी याचिकाएं आप लगाओगे तो यहां पर पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटान होने में समय यदि ज्यादा लगेगा तो पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमने देखो, हमने वर्ष 2010 में अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, हमने एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हमने स्थापना यहां पे की। एनजीटी को हमने बनाया कब? 2010 में, जिसका हेडक्वार्टर का जमीन कहां पर आपको दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने ये देखा कि भाई पर्यावरण से संबंधित जो मामले जो हैं, यदि मामले लंबित हो जाते हैं तो पर्यावरण को नुकसान ज्यादा हो जाता है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट चलाया मेट्रो का, उसने बोला भाई साहब हम यहां से मेट्रो निकालेंगे तो इतने लाख हम पेड़ यहां पर काटेंगे। तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब मान लो किसी ने आरटीआई लगाई, भाई कहां से निकलेगा, कितने पेड़ काटे जाएंगे, तो उनके तुरंत निपटाने के लिए हमने गठन किसका किया था? किया है, मतलब एनजीटी का हमने गठन किया है। तो पर्यावरण संबंधी जितने भी विवाद हैं या पर्यावरण संबंधी जितने भी मामले हैं, उनके तुरंत निपटान के लिए हमने एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हमने यहां पर गठन किया है। अच्छा, जब ये याचिकाएं लगाते होंगे मेहता साहब, तो सामान्य कोर्ट में या तो सत्र न्यायालय में या तो उच्च न्यायालय में यहां पे याचिकाएं लगाते होंगे। ठीक है, तो यहां पे समय ज्यादा लगता था। तो फिर 2010 में ही हमने स्थापना कर दी किसकी? एनजीटी की हमने यहां पर स्थापना कर दी। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा ताजमहल संरक्षण के लिए, गंगा सफाई के लिए भी संघर्ष यहां पर इन्होंने किया। दूसरा एक चर्चित व्यक्ति का नाम और आपको दिखाई दे रहा होगा, अनिल अग्रवाल। तो पीटी में क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे, ये कहां से जुड़े हुए हैं या क्या काम इन्होंने किया है। मीन्स में तो शुरू के ही क्वेश्चन बनेंगे जो पर्यावरण से जुड़े हो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं अनिल अग्रवाल। तो अनिल अग्रवाल यहां पे 1982 में स्टेट ऑफ इनसाइड एनवायरनमेंट पर पहली रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की थी। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं अनिल अग्रवाल। हाँ जी, अगला नाम सुनो, देखो अगला नाम आता बंगारी मथाई, बड़ा फेमस नाम है। इनको शायद नोबेल प्राइज भी मिला था, हाँ, इसलिए तो काफी फेमस नाम है। अगला नाम जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नाम है बंगारी मथाई। पहले मैं जेंडर क्लियर कर दूं, ये लेडी हैं, ये महिला हैं। और महिला है कहां की? ये है केन्या की महिला है। कौन? बंगारी मथाई। तो इन्होंने केन्या में वृक्षारोपण के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम ही रखा था ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट। उस आंदोलन के लिए जानी जाती हैं कौन? बंगारी मथाई जानी जाती हैं। इसके लिए इन्हें वर्ष 2004 का अब नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र का। लिखा है क्या? लिखा हुआ है ये। तो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया गया था कहां पर? केन्या में।
लिख दूं क्या मैं? केन्या लिखा नहीं है। तो इन्होंने केन्या में, केन्या निवासी हैं, आंदोलन चलाया। कौन सा? ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लांटेशन या वृक्षारोपण। इसके लिए इन्हें 4 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी यहां पर मिला है ना। चलो अगला नाम देखो, अगला नाम भी आपको इसी में दिखाई दे जाएगा। इनका नाम हम देख ही चुके हैं, पांडुरंग हेंगड़े साहब का। हमने क्या बोला? पांडुरंग हेंगड़े साहब, इन्होंने चिपको आंदोलन, चिपको नहीं, एपीको आंदोलन, एपीको करो उसको, है ना। चिपको आंदोलन की तर्ज पर इन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया? एपीको। तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर, आंदोलन वही था, पेड़ पौधों को कटाई से बचाना था, उनसे चिपक जाना था। तो आंदोलन कौन सा चलाया इन्होंने? एपीको आंदोलन यहां पर चलाया था। कहां पर? कर्नाटक राज्य में, है ना। बड़ा फेमस नाम, इनका नाम भी बिल्कुल कोई भी नहीं भूलेगा। इतना फेमस नाम ये कि क्या बताऊं, कितना फेमस नाम ये। बात करते हैं डॉक्टर सलीम अली की, हम बात कर रहे हैं। देखो बड़ा फेमस नाम, इस नाम को तो कोई भी नहीं भूलेगा। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया, या इन्हें बोला जाता है बर्ड वॉचर। बर्ड वॉचर, पक्षी, हिंदी में इसको बोलेंगे पक्षी प्रेक्षक। बर्ड वॉचर ऐसे नहीं बोला जाता है क्या? पक्षी परीक्षक। यदि आपको गौर से दिखाई दे रहा हो तो इनके गले में आपको दूरबीन टंगी हुई दिखाई दे रही होगी। तो इनका पूरा जीवन पक्षियों के विषय में शोध करने में ही गया है। इनका पूरा जो जीवन है पक्षियों के विषय में क्या करने में? शोध करने में ही गया है। सो इन्हें बोला जाता है क्या? बर्डमैन ऑफ इंडिया या बर्ड वॉचर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और पक्षियों का अध्ययन किस शाखा में हम करते हैं? तो हमें पता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों का क्या करना? अध्ययन करना। तो ये पक्षी क्या थे? विशेषज्ञ थे। तो इन्हें लोग बोल देते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। हिंदी में बोलोगे पक्षी विशेषज्ञ। काफी फेमस, इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। इन्हीं के नाम पर ही आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो काफी फेमस नाम, बिल्कुल भूलेंगे नहीं भाई इनका नाम भी। अगला देखो नाम क्या इनका लिखा हुआ है। अगला नाम लिखा है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। इनका नाम भी नहीं भूलना है। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कहा जाता है। लिखा है क्या? लिखा है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। रामदेव मिश्रा। इसके अलावा उन्होंने 1956 में इंटरनेशनल फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी सेंटर की यहां पर स्थापना भी की थी, और पारिस्थितिक विज्ञान के इन्हें जनक कहा जाता है। इसे तो बहुत याद रखना, सलीम अली साहब का नाम, ये काफी फेमस नाम है, और मिश्रा साहब का, दोनों का नाम। और कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी मैंने यहां पर लिख दी हैं, है ना। तो पीटी को पूरा पूरा यहां पे कवर कर रहा हूं, है ना। हालांकि मुझे केवल मीन्स बताना था, मगर चूंकि इन्वायरमेंट अपन पढ़ रहे हैं तो अपन पीटी भी कवर करते हुए चल रहे हैं। अगला देखो, अगला नाम देखो, माधव गाडगिल। अगला नाम आपको दिखाई देगा माधव गाडगिल। ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट ही यहां पर थे। प्रसिद्ध क्या थे? पर्यावरण विशेषज्ञ या पर्यावरण शास्त्री यहां पर थे।
अच्छा, एक पत्रिका यहां पर थी, इसके संपादक भी रहे हैं, लाइफ एस्केप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इसके ये क्या रहे हैं, संस्थापक भी यहां पर ये रहे हैं। अगला नाम सुनो, अमृता देवी बिश्नोई, नाम भी आपने सुना हो, ये भी फेमस नाम है, अमृता देवी बिश्नोई। ये नाम इन्होंने क्या, तो यहां पर देखो अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण संरक्षण के लिए यहां पर ये जानी जाती हैं। ये लेडी देखो दिखाई भी दे रही होंगी, अमृता देवी बिश्नोई। और एक आपने आंदोलन यदि आपने सुना हो, बिश्नोई मूवमेंट, एक यदि आपने आंदोलन सुना हो, सुना किसी ने, बिश्नोई आंदोलन सुना है? बिश्नोई दरअसल एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। ये आपको राजस्थान तरफ बहुत लोग देखने को मिलेंगे, बिश्नोई समुदाय के लोग। अच्छा, बिश्नोई समुदाय के लोगों की खास बात यहां पर यह है, बिश्नोई समुदाय के लोग जो होते हैं ये ब्लैक बक की पूजा करते हैं। ब्लैक बक हिंदी में से बोलते हैं काला हिरन। जैसे हम मानते हैं क्या, हम मानते हैं गाय को, हम बहुत मानते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं, है ना, गाय को नुकसान ना हो, हम ये ऐसा प्रयास भी करते हैं। तो वैसे ही जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं ये ब्लैक बक की पूजा करते हैं। ब्लैक बक को हिंदी में बोलते हैं क्या, काला हिरण। ये उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसको मानते हैं, बहुत उसकी पूजा यहां पर करते हैं। जैसे हम किसकी करते हैं पूजा, हम करते हैं पूजा किसकी, गाय की पूजा करते हैं। तो ये बिश्नोई जो आंदोलन जो है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। उसमें विशेषकर यदि अपन बात करते हैं तो विशेषकर यदि हम बात करें तो किसकी, तो काले हिरण की हम बात करेंगे उसमें विशेषकर। तो काले हिरण को क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा ये मानते हैं और उसकी क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। सलमान खान साहब का एक मामला हुआ था, इसी काले हिरण को लेकर हुआ था। तो वो जो मामला जब हुआ था ना, तो वो मामला कोर्ट में जब पहुंचा था ना, तो थाने में सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराने वाले इसी समुदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा पूजा भी करते हैं, उन्हें मानते भी हैं, है ना। तो ये वही था काला हिरन, ब्लैक बक। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लगता है आजकल, उसे उसके तो मारना तो गैर कानूनी है इसको। तो ये है क्या, ये है बिश्नोई आंदोलन। अगला कुछ समझौते हैं, समझौते हम देख लेते हैं। बात करते हैं पहला स्टॉकहोम समझौता 1972 की अपन पहले बात कर लेते हैं। स्टॉकहोम कहां, स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। तो यहां पर यूएन ने देखो पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा यहां पर बनाया था और हमने इसके बारे में पूरी जानकारी देख ली है। इसलिए 5 जून को प्रतिवर्ष हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो हमने बात कर ली थी इसके ऊपर पूरी। तो ये क्या था, स्टॉकहोम कन्वेंशन था या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आप बोल सकते हो, समझौता भी इसे आप यहां पर बोल सकते हो। एक और समझौता आपको दिखाई दे रहा होगा, कोपेनहेगन सम्मेलन 1992 दिखाई दे रहा है। तो कोपेनहेगन जो 1992 जो समझौता जो है ये क्या था, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसके समझौतों का पालन करने के लिए तो हमने अलग अलग देशों के लिए सीमा का निर्धारण किया था। कल मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल के बारे में, यदि आपको याद आ रहा हो। मॉन्ट्रियल शहर कहां का, कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल। तो यहां पर हमने क्या काम किया था, जो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन क्षरण जो हो रहा है, उस ओजोन क्षरण के बचाव के लिए सभी देशों ने मिलकर क्या काम किया था, कनाडा में एक सम्मेलन को हमने हस्ताक्षरित किया था। कौन सा, मॉन्ट्रियल समझौता। तो समझौते में हमने कुछ नियम बनाए थे, उस नियम को बाध्यकारी हमने बनाया और हमने बोला कि विकसित देश कब तक इनके ऊपर काम करेंगे और विकासशील देश कब तक इसके ऊपर यहां पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमने एक समझौता आयोजन किया, इसको बोलते कोपेनहेगन सम्मेलन कहा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समझौतों का पालन करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के लिए यहां पर क्या किया गया, एक लिमिट बताई गई, सीमा बताई गई। सीमा किसकी बताई गई, लोगों ने बोला कि भाई ओजोन को डिप्लीशन हो रहा, लोगों ने बोला CFC से हो रहा।
तो समझौते में बोला कि बताओ विकसित देश कब तक इसका उपयोग इतने % कम करेंगे, विकासशील देश कब तक इसका उपयोग कम करेंगे। तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए। ये रहा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत 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 काम का भाई, जितना लगे सो उतना MP लगाइएगा। अगला समझौता कौन सा, मॉन्ट्रियल। तो अभी हमने देख ही लिया कि ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए कब, देखो 16 सितंबर 1986, इसीलिए हम हर साल क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को, आपको पता होगा, वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे। हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। कब, 16 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे। ये तो मेरे ख्याल से हर राज्य ने हर बार कई बार पूछा है। तो आप याद रखना, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता 16 सितंबर 1987 को लोगों ने क्या किया था, कनाडा में हुआ था, हस्ताक्षर यहां पर किए थे, इसलिए लिखा भी है। हमने बोला ओजोन क्या काम करती है, सो ओजोन ऊपर से आने वाले कौन से अल्ट्रा वायलेट रेस, हानिकारक UV रेस को वो रोकने का काम यहां पर ये करती है। तो उसका जो डिप्लीशन जो हो रहा है, CFC वगैरह से डिप्लीशन इसका हो रहा है। तो हमने वो जो अभी समझौता देखा था ना, कोपेनहेगन, तो यहां पर हमने बोला था कि विकसित देश कब तक इसका उत्पादन कम करेंगे, विकासशील देश कब तक इसका उत्पादन कम करेंगे, तो उसी के बारे में था ये समझौता। अगला देखो, लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन जो 1990 हुआ था, ये CFC को लेकर सम्मेलन था कि क्या करेंगे, विकसित देश CFC का उत्पादन कब तक कम कर देंगे, 2010 तक ये खत्म कर देंगे। हालांकि हुआ नहीं है कि भाई पूरी तरह की इसे उत्पादन कम करने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वो डेट है जब सम्मेलन हुआ था, विनय कुमार 87, वो डेट है जब सम्मेलन हुआ था, है ना। दूसरा हमने बात की थी अभी क्योटो प्रोटोकॉल की, हम बात कर रहे थे, देखो आप क्योटो, अब क्योटो शहर कहां का है, सो क्योटो शहर है जापान का। तो ये किसके लिए था, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए था, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए समझौता यहां पर हस्ताक्षरित हुआ था, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किसके ऊपर संबंधित था, ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित क्या था, ये प्रोटोकॉल था। और ग्रीन हाउस गैसेस में किस किस को शामिल यहां पर किया जाता है, तो सबसे पहले योगदान होता कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, दूसरा होता योगदान मीथेन का 20%, फिर होता आती नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को आप लाफिंग गैस भी आप बोलते हो, फिर आती है आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आता वाटर मॉलिक्यूल जलवाष्प भी, इन तीनों का योगदान होता है 20%। तो 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैसेस यहां पे शामिल हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सी गैसेस शामिल हैं, सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका योगदान क्या है, सबसे ज्यादा है ना। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं, कहां से इनका एमिशन होता है। तो ग्रीन हाउस एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने यहां पे सुना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए, यदि आपकी कोई बड़ी गाड़ी, कार या धूप में खड़ी हो, तो एक काम करना, धूप में खड़ी हुई कार के अंदर जाके आप बैठ जाना। आप 10 मिनट भी कार के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। सर क्यों नहीं बैठ पाएंगी, वो आपको पता होगा, क्योंकि कार के अंदर को सर एक्स्ट्रा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सर इतनी गर्मी कार के अंदर क्यों लग रही है,
तो कार के अंदर इतनी गर्मी इसलिए लग रही क्योंकि जो ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, वो सूरज से आने वाली वो रेडिएशन को तो अंदर आने दे रहा है मगर रेडिएशन को निकलने नहीं दे रहा है। तो कार का जो टेम्परेचर है बहुत कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ जाता है बाहर की अपेक्षा। बस इसी को ले लो, कहां पर, इसी को ले लो, पृथ्वी के ऊपर ले लो, अर्थ के ऊपर ले लो। तो ये हो गई आपकी क्या, अर्थ हो गई। अब पृथ्वी ये हो गई, पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है, नेचुरली पाई जाती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी काम यही करती है। काम उसका क्या होता है, जो रेडिएशन जो होते हैं कहां से आ रहे हैं, ये सन से जो रेडिएशन ये आ रहे हैं, ये रेडिएशन को आने तो देती है मगर धीरे धीरे वापस निकलने देती है। तो इससे क्या हो जाता है, तो पूरी पृथ्वी का तापमान हल्का सा बढ़ जाता है। मतलब जीवन जीने के लिए, मतलब लाइफ को यहां पर स्टेबल रखने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है वो तापमान नेचुरली बढ़ जाता है। किसके माध्यम से, CO2 के माध्यम से। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हम आ गए कहां पर, हम औद्योगिकीकरण में आ गए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम तेजी के साथ आए। तो हमने ढेर सारी फैक्ट्रियां लगाई, ढेर सारे हमने वाहन चलाए। तो हुआ यहां पर क्या, जो कार्बन एमिशन जो था, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज नेचुरली इतना तो होना चाहिए, इतना तो आवश्यक है, मगर ये परसेंट क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर बढ़ता गया। और जब परसेंट यहां पर बढ़ा तो अभी कंबल आप ऐसा मान लो कि पतला था, अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अभी पतली थी और धीरे धीरे करके ये लेयर क्या होने लगी, ये लेयर यहां पर ये मोटी होने लगी। ये लेयर क्या होने लगी, यहां पर ये लेयर मोटी होने लगी। देखो ये, अब ये लेयर मोटी यहां पर होने लगी। तो अब हुआ क्या, अब सूरज से आने वाला रेडिएशन अंदर तो आ रहा था पृथ्वी पर, अब ये निकल नहीं पा रहा है। ये कंडीशन ऐसी समझो जस्ट लाइक जैसे आप कार के अंदर बैठ जाओ, वो कार धूप में खड़ी हो और बंद हो। तो यहां पर हुआ क्या, रेडिएशन अब बिल्कुल भी नहीं निकल पाया। अब हुआ क्या, तो आपने बोला सर पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। बस जैसे ही आपने बोला कि सर पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, इसी को ही बोला गया ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में आपने बोला वैश्विक तापन, आपने बोला पूरी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसे ही आपने क्या बोल दिया, वैश्विक तापन। सर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, अब हमें पता है तापमान बढ़ने पर क्या होगा। हम ये सब जानते हैं कि जो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के 1/3 पोर्शन पर लैंड मास है, 1/3 पोर्शन पर स्थल है और 2/3 पोर्शन पर क्या है, पानी है। और इसमें से भी पानी, अधिकतर पानी 60% के ऊपर ये ग्लेशियर के फॉर्म में है, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो जो आपका 2/3 जो है, इसमें से भी लगभग 60% के ऊपर आपको ग्लेशियर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव में बर्फ के ऊपर जमा हुआ है। और सर हमें पता है कि बर्फ की जो डेंसिटी जो होती है, बर्फ का जो घनत्व होता है 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री पर ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही तापमान यहां पर मिलेगा तो बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ पिघलेगी सो उसके मॉलिक्यूल मोबाइल स्टेज में आएंगे, गतिशील होंगे। तो सर उनका आयतन निश्चित नहीं होगा, उनका आकार निश्चित नहीं होगा, उनको ज्यादा जगह चाहिए अब, क्योंकि मॉलिक्यूल अब ठोस से किस में आ रहे हैं, लिक्विड में यहां पर आ रहे हैं। तो जैसे ही तापमान यहां पर बढ़ा तो ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी। अब ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा भाई जमीन जो रहेगी वो डूब की कगार में आएगी, क्योंकि जमीन कम है और पानी ज्यादा है अर्थ के ऊपर। जब जमीन डूब की कगार में आएगी तो यहां पर क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जो छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, जो डूब जाएंगे। इसी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुआ है कौन, इंडोनेशिया। आप यदि न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा, इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी राजधानी को तब्दील किया है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब वो राजधानी डूब गई। भाई क्या करो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राजधानी डूब गई, तो राजधानी को परिवर्तित किया गया है, राजधानी हो गई नुसंतारा हो गई अब उसकी नई राजधानी। यदि आप थोड़ा बहुत सरोकार रखते हो करंट वगैरह से तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत वैश्विक समस्या है, ऐसा नहीं कि आप केवल ये सोचो अरे ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी वैश्विक समस्या आपको देखने को ये मिलती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं।
ठीक है, चलेगा। हाँ जी, हाँ, बोर्नियो द्वीप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट से जुड़ी हुए कुछ हम इंस्टीट्यूट की हम बात कर लें, हम संस्थानों की बात कर लें जो पीटी में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला याद रखना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। वो पूछता है इसकी पोजिशन बताओ, ये है कहाँ पर, तो आप बता देना पश्चिम बंगाल, कोलकाता। अगला, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, ये भी काम का है, इसको याद रखना। पीटी में क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से पूछे जाते हैं। वो जल का असंगत व्यवहार है दरअसल आशीष, वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि 4 डिग्री पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती, घनत्व ज्यादा होता है। 4 से बढ़ाने पर तो नॉर्मल जैसा व्यवहार यहाँ पे करता है। तो उसका अब 4 से ज्यादा बढ़ाओगे तो उसके आयतन में क्या होगा, वॉल्यूम में प्रसार होगा। ठीक है, चलेगा। ये दो आप याद रखिएगा, दो लोकेशन कहां कहां पर ये स्थित है। अगला आप देखो, बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। इसके अलावा देखो हिमालय पर्यावरण एवं विकास, गोविंद बल्लभ पंत जो संस्थान है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये भी कहां पर, देहरादून उत्तराखंड। और भारतीय वन सर्वेक्षण, ये तो पूछा भी गया है, देहरादून में ही यहां पर स्थित है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं पीटी में, या तो वो मैच द कॉलम करके पूछता है, मैच करो ए बी सी डी, 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। और देख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये कहां पर देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, ये कहां पर, देहरादून में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देखने को मिलेगा देहरादून में। और बोटेनिकल गार्डन ये कहां पर, ये कोलकाता में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपको देखने को काफी फेमस है, ये काफी फेमस गार्डन है। कभी आप यहां पर जाओगे सो आप यहां पर जाकर देखना, आपको समझ में आएगा कि बेनियान ट्री जो होता है वो कैसे प्रोपगेट करता है, वो कैसे वृद्धि करता है, बरगद का पेड़ कैसे फैलता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा हूं, इसी बगीचे में या इसी वनस्पतिक उद्यान में आपको एक बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा। काफी बड़ा बरगद का पेड़ है, करीब मेरे ख्याल से 3-4 एकड़ में फैला हुआ है। बरगद का पेड़ जो होता है ये क्या काम करता है, इसको एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं, जो अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, उनके माध्यम से क्या करता है, ये बहुत फैलता जाता है। कई लोगों ने सुना होगा ना कि बरगद के पेड़ को लोग, पुराने समय के लोग बोला करते थे कि ये अमर पेड़ है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। यहां पर करीब 200 या 300 साल पुराना एक बरगद का पेड़ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो बेनियन ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ जो होता, कभी आपने बहुत गौर से देखा हो, या थोड़ा जो गांव क्या किसी रूरल एरिया से सरोकार रखते होंगे उनको पता होगा। तो बरगद का पेड़ जो होता है उससे निकलती है कुछ इस तरीके की आपको शाखाएं सी आपको लटकी हुई दिखाई देती हैं। जो लोग गांव से थोड़ा बहुत जुड़े हुए होते हैं तो गांव वगैरह में बच्चे लोग काफी मजबूत होती हैं, इनसे लटक कर झूला बना लेते हैं, झूलते भी हैं, गांव वगैरह में आपने देखा होगा। तो बरगद का पेड़ जो होता है, जो प्रोपेगेट करता है, ये जो फैलाव जो यहां पे करता है वो कैसा होता है देखना। इसकी जो जड़ें होती है इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। तो ये जड़ें क्या होती हैं, देखो यदि इन जड़ों को आप काटेंगे नहीं ना तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जड़ें जमीन को टच होंगी और जमीन में चली जाएंगी, और धीरे धीरे ये जड़ जो आपको दिखाई दे रही थी ना, ये एक मोटा तना बन जाएगी, बन गई मोटा तना। अब यहां से नई शाखाएं निकलेंगी, यहां से नहीं शाखाएं, फिर इसकी जड़ें निकलेंगी। ऐसे करते 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 यदि बरगद के पेड़ को कंट्रोल ना किया जाए तो कई एकड़ में यहां पर ये फैल जाता है। हाँ, जिन्हें देखा होगा उनको पता होगा, गांव वगैरह में बच्चे उसे लटक के बहुत खेलते भी हैं, देखा हो यदि आपने तो। हाँ, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा हूं, इसी वानस्पतिक उद्यान में आपको बरगद का पेड़ देखने को मिले, करीब 300-400 साल पुराना, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ। कभी आप जाएं तो एक बार आप देखिएगा, करीब 3-4 एकड़ में फैला हुआ है। और यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से। अगले और संस्थान की बात करते हैं, देखो उन्हीं के नाम पर, सलीम अली साहब के नाम पर
डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहां पर मिलेगा? न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर? ये मिलेगा आपको नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चिड़ियाघर सबसे बड़ा क्रूजर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा मछली घर एक्वेरियम आपको देखने को मिलेगा झारखंड, रांची में आपको देखने को मिलेगा। अगला देखो, अगला बात करते केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर यूपी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? भरतपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये भी काफी फेमस है, भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी में काफी आता है। कई बार पूछा जाता है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है या भरतपुर सेंचुरी कहां पर स्थित है। तो भरतपुर दरअसल जिला है राजस्थान का, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ये पक्षी अभयारण्य। हाँ, अब यहां पर मुझे कुछ आपको चीजें बतानी है, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। चलो ध्यान से अब मेरी बात को आप सुनना। अब अगला जो आपका टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। या इसी को एक नाम और दिया है एल्टोनियन पिरामिड कहा गया है। बहुत बहुत काम का है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड हिंदी बोलते पारिस्थितिक पिरामिड। ये इसी को लोगों ने नाम दिया एल्टोनियन। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर हम यहां पर बात कर रहे हैं, है ना। इकोलॉजिकल नहीं, पीपल में नहीं होती, एडवेंटिशियस रूट नहीं होती, पीपल का पौधा पेड़ ही बड़ा होता है। हाँ जी, चलो यहां देखो, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत काम का। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर बात कर रहे हैं, या हम एल्टोनियन पिरामिड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये होता क्या है पहले इसको आप समझना, फिर हम आगे बात करते हैं। हमने बोला कोई भी जो नेचुरल हैबिटेट है या प्राकृतिक पर्यावास है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं निके कहा जाता है, NICHE। कई लोग उसको निक भी इसको पढ़ते हैं, है ना। कई लोग निकेत भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड होता क्या है। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप देखोगे, किसी भी पार्श्विक तंत्र में आप देखोगे, इसमें कुछ जीव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर, हिंदी में से आप बोलोगे उत्पादक, क्योंकि इसी के माध्यम से तो फूड चेन यहां पे आगे बढ़ेगी। उसको खाने वाले होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, हिंदी में बोला जाता प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खाने वाले होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। उनको खाने वाले होंगे टॉप कार्निवोर्स, उच्च मांसाहारी जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी पार्श्विक तंत्र में आप देखोगे, किसी भी इकोसिस्टम में आप यहां पर देखोगे, तो सबसे पहले उत्पादक वर्ग मिलेगा, जो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फूड मटेरियल बनाएगा। उसको कोई शाकाहारी खाएगा, उसको कोई मांसाहारी खाएगा। जब वो मर जाएगा तो डिकम्पोजर्स जो होंगे, अपघटक कर्ता जो होंगे, उसे दोबारा से किसमें मिला देंगे? मिट्टी में मिला देंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पार्श्विक तंत्र में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, ये सभी कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर, ये हमें देखने को मिलता है। तो
यहां पर एक नाम आता है किसका? चार्ल्स एल्टन साहब का नाम आता है, चार्ल्स एल्टन। बात है वर्ष 1927 में। 27 में चार्ल्स एल्टन साहब ने बोला कि भाई साहब देखो, किसी भी इकोसिस्टम की यदि हम बात करते हैं, किसी भी हम पर्यावरण तंत्र की हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या मिलते हैं? ढेर सारे शाकाहारी जीव मिलते हैं, मांसाहारी जीव मिलते हैं, कार्निवोर्स मिलते हैं, हर्बीवोर्स मिलते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि हम इसे चित्र के माध्यम से बताएं, या हम चित्र के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से हम प्रदर्शित करें। तो इन्होंने पहली बार किसी इकोसिस्टम में, किसी पार्श्विक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों को चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इसे ही नाम क्या दिया है? इकोलॉजिकल पिरामिड। चूंकि चार्ल्स एल्टन साहब ने पहली बार डायग्राम के जरिए से बताने का प्रयास किया, इसीलिए इनको एक नाम और मिला है, क्या? एल्टोनियन पिरामिड भी इसीलिए इसे कहा जाता है, या तो इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड। तो इन्हीं के सम्मान में शब्द क्या दे दिया? एल्टोनियन पिरामिड। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो पिरामिड जो होते हैं ये 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं, हिंदी में इसको आपने बोला पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं ये कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पहला पिरामिड कौन सा होता है? पहला पिरामिड कहलाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव भार का पिरामिड। ठीक है। दूसरा कहलाता है पिरामिड ऑफ नंबर। जीव संख्या का पिरामिड। और तीसरा कहलाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड। और आप देखेंगे पीटी में और मीन्स में, दोनों में क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। मीन्स में जब बनता तो हमें तीनों को बना के समझाना पड़ता कितने प्रकार का होता है, कौन सा सीधा बनता है, कौन सा उल्टा बनता है, सारी बातें हमें यहां पर बतानी रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। कंसेप्ट पहली बार किसने दिया? 1927 में चार्ल्स एल्टन साहब ने इस कंसेप्ट को दिया। चूंकि उनका नाम चार्ल्स एल्टन था, लोगों ने नाम इसको दे दिया क्या? एल्टोनियन पिरामिड। सुनने बोला कि भाई साहब किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में हम देखते हैं तो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, उनके बीच में उसने बोला कि मैं एक डायग्राम के माध्यम से, एक मैं चित्र के माध्यम से समझा सकता हूं। तो लोगों ने उसको बोल दिया पिरामिड के तरीके से आप बता रहे हो, तो लोगों ने नाम दे दिया इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड, उन्हीं के नाम पर। चलो सर, ये बात तो यहां पर होगी। फिर हमने यहां पर बोला कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है या जो एल्टोनियन जो पिरामिड जो है, अब क्वेश्चन आपने पीटी में तो ढेर सारे देखने को मिलते हैं। वो पूछता बताओ बायोमास जो होता है, जीव भार जो होता है, उसका पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है? जीवों की संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है? और कई लोगों ने याद भी कर लिया होगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कैसा? हमेशा आपको सीधा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हमेशा अपराइट आपको देखने को ये मिलेगा। बाकी इन्वर्टेड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना? आ रही बात समझ में? तो ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब हम एक एक पिरामिड को यहां पर समझते हैं, कौन सा सीधा होता है, कौन सा उल्टा भी हो सकता है, ये कैसे कैसे यहां पर होते हैं। पहले यहीं पर हम देखते हैं किसका? पिरामिड ऑफ
बायोमास हम पहले देखते हैं, यहां पे देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं, है ना, जीव संख्या का पिरामिड, पहला पिरामिड। ध्यान से सुनना, एक बार समझ लोगे दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा याद रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जीवों की संख्या के पिरामिड की हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो जीवों की संख्या का जो पिरामिड है ये कैसा होता है, ये सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। कैसे होता वो भी मैं आपको बताता हूं। ये पिरामिड कैसा होगा, अपराइट मिलेगा, और ये आपको मिल जाएगा इन्वर्टेड भी। हम बात कर रहे हैं जीवों की संख्या का जो पिरामिड है, ये पिरामिड कैसा होता है, सीधा भी मिलता है, और ये कैसा मिलता है, ये पिरामिड उल्टा भी मिलता है। सर कैसे मिलता है सीधा और कैसे मिलता है उल्टा, मैं पिरामिड बना के ही आपको बता रहा हूं, देखते से ही आप समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, जीवों की संख्या, द पिरामिड ऑफ नंबर, है ना, जीवों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो जीवों की संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, ये पिरामिड कैसा मिलेगा, सीधा भी मिलेगा और उल्टा भी मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं किसी ग्रास लैंड में, किसी घास भूमि क्षेत्र में, मतलब कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, जंगल हो सकता है, सामान्य भाषा में मैं एक लाइन में यदि बोलना चाहूं तो। पहले मैं इसको बना दूं फिर मैं आपको बताता हूं। किसी भी घास भूमि में हम देखें तो किसी भी जंगल में आप जाइए, घास भूमि से मतलब किसी जंगल में चले जाओ, किसी नेशनल पार्क में आप चले जाओ, हमेशा आप पाएंगे जो पेड़ पौधों की संख्या जो होगी, ये पेड़ पौधों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी इनको खाने वाले शाकाहारियों से। किसी भी जंगल में आप चले जाना, हमेशा पेड़ पौधे और वनस्पतियों की संख्या अधिक होगी। जो भी वहां पर डियर है, हिरण है, या कोई भी शाकाहारी जीव है, हमेशा इनकी संख्या क्या होगी, उत्पादक वर्ग की, प्रोड्यूसर वर्ग की ज्यादा होगी। इसलिए हमने इसको कहां पे रखा, बेस में रखा है। इसको किसी हिरण ने खाया, इस हिरण का शिकार किसी शेर ने कर लिया। हम संख्या की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जंगल में आप चले जाना, घूमने, वाइल्ड लाइफ सफारी चले जाना, वहां पर आप पाएंगे कि हमेशा उत्पादक वर्ग जो है, प्रोड्यूसर वर्ग जो है, इसकी संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उसको खाने वाले हिरन होंगे, नीलगाय होंगी, बाकी जितने भी सब जोड़ देना, उनकी संख्या पौधों से तो कम रहेगी, पौधों से तो कम रहेगी। इनको खाने वाले मान लो शेर हैं या बाघ हैं, उनकी संख्या हमेशा हिरण से तो कम होने ही वाली है। इसलिए जिसकी संख्या ज्यादा उसको हमने कहा बॉटम में रखा, तली में रखा है। और जैसे जैसे हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि जीवों की संख्या में क्या आ रही है, क्रमशः कमी आ रही है, डिक्रीज इन। ये मैं बोल सकता हूं जीव संख्या में कमी आ रही है। देखो, तो यहां पर संख्या ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर और कम। तो मैंने बोला कि जीवों की संख्या का जो पिरामिड जो होता है वो किसी भी घास भूमि में ये कैसा होता है, ये सीधे प्रकार का होता है। जीवों की संख्या का पिरामिड की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो जीवों की संख्या का पिरामिड किसी भी घास तंत्र में ये कैसा होता है, ये सीधे प्रकार का होता है। सर क्या ये उल्टा भी होता है, हाँ ये उल्टा भी होता है। सर उल्टा होता कहां पे होगा, तो मैं आपको बताता हूं उल्टा कहां पर होता है। तो मैं आपको बोलूंगा किसी ट्री के ऊपर, किसी वृक्ष के ऊपर ये पिरामिड कैसा होता है, ये पिरामिड उल्टे प्रकार का होता है।
देखो, तो मैंने क्या बोला, ये पिरामिड कैसा होता, उल्टा कहां पर होता है, तो किसी भी वृक्ष के ऊपर यदि आप देखेंगे तो ये पिरामिड कैसे प्रकार का होता, उल्टे प्रकार का होता। कैसे? मैंने बोला एक पेड़, तो मैंने बोला पेड़ कितना है, तो आपने सर पेड़ एक ही है। तो मैंने बोला इस पेड़ के ऊपर कितने पक्षी रहते हैं, तो आपने बोला सर पक्षी तो सर बहुत ज्यादा रहते हैं, हो सकता है 10-20 पक्षी भी रहते हो। तो पेड़ कितना हो गया, एक संख्या कितनी इसकी, एक, इस पर रहने वाले मान लो 20 पक्षी रह रहे हैं, तो इसकी संख्या पेड़ से क्या है, ज्यादा, पेड़ तो एक ही है, अब 20 पक्षी हैं। मैंने बोला इस पेड़ के ऊपर इंसेक्ट कितने रहते हैं, कीड़े मकोड़े कितने रहते हैं, चींटियां वगैरह कितनी हैं, आपने बोला सर उनकी संख्या तो पक्षियों से भी ज्यादा है। नंबर की यदि आप बात करोगे तो मैं बोलूंगा देखो जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता जा रहा हूं तो जीवों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर जो है वो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। जब नीचे से ऊपर जाने पर ये नंबर बढ़ता जा रहा है तो किसी पेड़ के ऊपर ये पिरामिड कैसा होता है, ये पेड़ पर ये पिरामिड उल्टे प्रकार का होता है, जबकि सीधे प्रकार का कहां पर होता है, किसी घास तंत्र में होता है। क्योंकि पेड़ तो एक ही है, इसके ऊपर ढेर सारे पक्षी हैं तो उनकी संख्या ज्यादा, उस पर रहने वाले इंसेक्ट और ज्यादा। तो ये जो पिरामिड है तो किसी पेड़ पर उल्टे प्रकार का होता है, जबकि किसी घास तंत्र में ये पिरामिड कैसा होता है, ये सीधे प्रकार का होता है। तो हमने पहली बात क्या सीख ली, तो ये सब लिखना पड़ता है मीन्स में, जो मैं आपको शॉर्ट में यहां पर ऐसे बता रहा हूं, आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और प्री में तो क्वेश्चन करता ही है वो। तो मीन्स में आप बताएंगे क्या कि जीव संख्या का पिरामिड सीधे और उल्टे प्रकार दोनों प्रकार का पाया जाता है। सीधे प्रकार का यह पिरामिड किसी घास तंत्र में या किसी जंगल में देखने को मिलेगा जहां उत्पादक वर्ग की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इसे बेस में या आधार में रखा जाता है। जबकि किसी वृक्ष के ऊपर यह पिरामिड कैसा होता, उल्टे प्रकार का होता है। ये वृक्ष एक, उस पर रहने वाले पक्षी और ज्यादा, उस पर रहने वाले कीड़े मकोड़े और ज्यादा। तो ये पहला पिरामिड होता है कंप्लीट, इसे बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। सॉरी, पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखते हैं हम कौन सा, पिरामिड ऑफ बायोमास। दूसरा पिरामिड हम देखते हैं जैव भार का पिरामिड। तो पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैव भार का जो पिरामिड है ये भी हमें सीधे और उल्टे दोनों प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं ये पिरामिड कौन सा, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पहले मतलब हम समझ लें। बायोमास, बायो का मतलब लिविंग, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब जीवों का वजन कितना है या जीवों का द्रव्यमान कितना है, इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है बायोमास। तो जीवों का क्या वजन कितना है या द्रव्यमान कितना है। तो हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में हम बात करते हैं। तो ये पिरामिड जो है ये भी सीधा भी मिलता है और ये क्या मिलता है, उल्टा भी यहां पर मिलता है। तो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो सीधा भी यहां पर मिलेगा, प्लस कैसा मिलेगा आपको यहां पर, प्लस आपको उल्टा भी यहां पर देखने को मिलता है। तो सीधा और उल्टा दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप यहां पर देखो, पहले हम बात करते हैं सीधा कहां पर देखने को मिलेगा। देखो हम बात करते हैं क्या, हम बात कर रहे हैं अगला पिरामिड कौन सा है, पिरामिड ऑफ बायोमास। जीवों के भार का पिरामिड। भार का मतलब वजन कितना है उनमें, उनमें कितना उठाने पर द्रव्यमान उनका कितना है, ये कहलाता है क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। तो जीवों के भार का जो पिरामिड है ये कैसा होता है, ये सीधा भी होता है और ये उल्टा भी होता है। सर सीधा कहां पर होता है, तो जीवों के जो भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा कहां पर होता है, तो किसी घास भूमि में, किसी ग्रास लैंड में ये पिरामिड कैसा होता है, ये पिरामिड सीधा होता है। किसी भी घास भूमि में ये पिरामिड कैसा, सीधा। कैसे पता आपको सीधा,
हम बात कर रहे हैं भार की, वजन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी जंगल में आप जाइएगा, जितनी भी वनस्पति लगी हैं, जितना भी वेजिटेशन लगा हुआ है, उन सब का वजन देखिएगा, उनका वजन हमेशा शाकाहारियों से ज्यादा होगा। इन शाकाहारियों का वजन हमेशा बाघ से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, हिरण की संख्या ज्यादा है, तो इनका वजन कलेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? बाघ की कंपैरिजन में। क्योंकि बाघ में क्या है, भले वजन एक बाघ का ज्यादा होगा, मगर एक साथ अपन देखेंगे चूंकि उनकी संख्या कम है। आ रही बात समझ में? तो हमने बोला कि नीचे से ऊपर जाने पर जीवों की वजन क्या हो रहा? घटता जा रहा है। तो उत्पादक वर्ग जो होंगे, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, हमेशा उनका वजन ज्यादा होता है। किससे? प्राइमरी कंज्यूमर से। फिर इससे वजन का ज्यादा किसका, कम किसका होगा? फिर ये होगा इनका, टाइगर का वजन कम होगा। तो वजन कम इसलिए है, हम एक की तुलना नहीं कर रहे हैं कि एक बाघ को आप पकड़ लाए और एक हिरन को पकड़ लाए और आप बोलो सर देखो सर ये तो बाघ 50 किलो का है और ये हिरन 20 किलो का। एक बाघ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने उसमें पाए जा रहे हैं 10-20 जितने भी होंगे, 10-20 तो मैंने बहुत बोल दिए, बहुत बोल दिए। हिरण की संख्या देखकर हजारों में होगी हिरण की संख्या, तो जितनी भी हिरण हजारों में और बाघ जितनी भी हैं संख्या में, उनका वजन। तो नीचे से मैं यदि ऊपर जाऊंगा तो घटती हुई जीवों की संख्या। तो ये पिरामिड कहां पर? किसी घास तंत्र में ये सीधे प्रकार का देखने को मिल जाएगा। जबकि यही पिरामिड किसी पौंड में, किसी तालाब में ये उल्टे प्रकार का देखने को मिलेगा। सर क्यों देखने को मिलेगा उल्टे प्रकार का? देखो तालाब, तो तालाब में ढेर सारी एलगी, ढेर सारी शैवाल, ठीक है सर शैवाल। इनको खाने वाली कौन सी? छोटी मछलियां। इनको खाने वाली बड़ी मछलियां। तो छोटी मछलियों का वजन हमेशा शैवाल से तो ज्यादा ही रहेगा। इनको खाने वाली बड़ी मछलियां, इनका जो वजन होगा छोटी मछलियों से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा, मछलियों का वजन कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जीवों के जो भार का जो पिरामिड है, जीवों के भार का जो पिरामिड है, किसी घास भूमि में सीधे प्रकार का, जबकि किसी तालाब में ये उल्टे प्रकार का बनता है। कौन सा? पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। दोनों प्रकार का। जबकि और महत्वपूर्ण देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड। हमेशा और हमेशा और हमेशा सीधा बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ऊर्जा के पिरामिड की बात कर रहे हैं। सो हमेशा और हमेशा और हमेशा ये कैसा बनने वाला है? ये सीधा बनने वाला है। सर सीधा क्यों बनेगा? सीधा इसलिए बनता है क्योंकि हमेशा जो एनर्जी का जो फ्लो जो होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह जो होता है, वो कहां से कहां तक होता है? हमेशा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की तरफ होता है, उत्पादक वर्ग से उपभोक्ता वर्ग की तरफ होता है। जैसे वही घास का पिरामिड इसमें बना दो आप, लो बना देते हैं समझने के तौर पे, हालांकि समझ में तो ऐसे ही आ रहा है। ये हमने बोला घास का जो हमने पिरामिड यहां पर बनाया, किसी घास तंत्र का, जो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा, एनर्जी का फ्लो जो होगा, वो इस तरीके से होगा। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा और हमेशा कैसा होता है? ये होता उत्पादक वर्ग से उपभोक्ता वर्ग की तरफ जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी का प्रवाह ऐसा हो कि आप सोचो कि बाग से ऊर्जा पौधे को मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा एनर्जी का फ्लो कहां से होता है? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की तरफ होता है। क्यों होता है वो हमें पता है, क्योंकि ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कैसे? ये हैं भाई साहब ऑटोट्रॉप, सौपोषी। ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस।
ये काम करते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्टार्च को यहाँ पर बनाते हैं। सो स्टार्च भाई शाकाहारी खाएंगे, उसको मांसाहारी खाएंगे, तो हमेशा एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। और एक दिशी भी कहां से कहां तक होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता, उत्पादक वर्ग से उपभोक्ता वर्ग की तरफ ही होता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। अब कुछ लोगों 10% वाले की अपन बात करेंगे, वो आप आगे करेंगे, वो लिंडमैन्स लॉ कहलाता है, वो लिंडमैन का नियम कहलाता है। तो लिंडमैन साहब ने ये बताया था, जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो सकल क्या बोलना चाहिए, प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे, उत्पादकता, सकल उत्पादकता का केवल 10% ही अगली पीढ़ी में पहुंचेगा, अगले ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचेगा, अगले पोषण स्तर तक यहां पर पहुंचेगा। आ रही मेरी बात समझ में, ये चलेगा। तो ये था आज का इकोसिस्टम वाला सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल यहां पे बता सकते हैं। आने वाले सेशन में और एनवायरनमेंट के जो बोलना चाहिए आयाम जो हैं उन्हें मैं यहां पर कवर कराने वाला हूं। आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, और जितनी भी एनवायरनमेंट के छोटे छोटे क्वेश्चन जहां से बनते हैं, वनडे और पीएससी दोनों को कवर करते हुए मैं यहां पर डिस्कशन कराने वाला हूं। चलिएगा, मुलाकात करते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ।